हम आज इंडियन फॉरेस्ट को ही आगे और पढ़ने वाले हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें इनके बारे में। देखिए, अब हम इंडियन फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है? 16 टाइप की क्लासिफिकेशन तो पढ़ ली हमने, टाइप के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है? फ्लोरा, फौना के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से 3 तरह के फॉरेस्ट डिसाइड करें। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, बहुत आराम से समझ जाओगे, आपको बहुत बड़ा फ़र्क इनमें है नहीं। मतलब बहुत ऐसा कोई होता है ना कि बहुत खतरनाक वाला, सिंपल सा है कि रिजर्व का मतलब कि यहाँ रिजर्व है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। आप ट्रेन में जाते हो, सीट रिजर्व कर लेते हो, कोई बैठ सकता है उसके ऊपर? कोई नहीं बैठ सकता। मतलब होता ना कि बसों में कभी जाते थे या बचपन में आपको याद हो, तो ऐसा सिस्टम होगा, आप चल तो क्या टिकट विकेट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिजर्व का मतलब है ये बुक है, इस पे किसी और का हक नहीं है। तो ये इस पे किसी भी तरह की पब्लिक एंट्री नहीं होती, चाहे आप वहाँ रहने वाले ट्राइबल्स हो, आपको यहाँ से अपने गाय भैंसों को चरा के लाना है या कुछ लकड़ी लेके आनी है, चूल्हा जलाने, कुछ नहीं अलाउड ही नहीं है, कंप्लीटली बैन। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये डायरेक्ट सुपरविजन होते हैं गवर्नमेंट के जो रेंजर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो डायरेक्टली इसको चेक कर देते हैं कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये क्या होते हैं? लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट बट हियर लोकल पीपल आर अलाउड। यहाँ अलाउ होता है ग्रेजिंग के लिए, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करने के लिए अलाउ होता है। तो ये भी, बट हाँ, बट इतने ज्यादा नहीं। ये रिजर्व फॉरेस्ट है। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट का रीजन क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं हमारे नेचुरल सिस्टम के, इकोसिस्टम के लिए। तो इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि इनके अंदर कुछ इस तरह की स्पीसीज पाई जाती है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है, तो उनको बचाने के लिए भी पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन जो प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ भी कुछ स्पीसीज पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज एंडेंजर्ड वल्नरेबल कैटेगरी की होती है। एंड मतलब मैं ये नहीं बोला ऐसा फिक्स हो रहा, मतलब इसका रीजन बता रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्चुअली किस तरह का होता है। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ जो आपके जो वेजिटेशन होता है, वो भी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल नहीं होता किसी भी तरह के चेंज के लिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का हो सकता है। तो यहाँ अलाउड कर दिया जाता है लोकल लोगों को, जाओ। बट हाँ, बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि पूरे ही आ रहे हैं और पूरा पूरा खत्म करके चले गए। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ये भी गवर्नमेंट देखती है, बट यहाँ अलाउड होता है लोकल पीपल का, हर किसी का नहीं। अब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड नॉर्मल, जहाँ आप और हम जो कई बार देखा होगा, किसी घूमने गए होंगे तो जंगलों में घूम के रोकने वाला है नहीं। तो वहां पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, आप कुछ भी वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग भी है, मतलब किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में। और ये है कि ये प्राइवेट एंटाइटीज और गवर्नमेंट दोनों को बिलोंग करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से गए और जितने मन में चाहो उतनी लकड़ी काट ली। रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, किसके लिए होती? आप कटिंग ऑफ ट्रीज और कैटलिंग गेजेस, अगर आप ट्राइबल्स हो और आप अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन आपने तो वहां पर बिजनेस खोल दिया कि चलो कोई रिस्ट्रिक्शन तो आई नहीं, या आपने बिजनेस खोल दिया चंदन की लकड़ियों का, तो ऐसा नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती है। ये कि हाँ, अगर आप लोकल हो और आपको अपने सिर्फ अपने खुद के हिसाब से काम करना है, तो उसके लिए आपकी कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तो ये तीन है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना। रिजर्व का मतलब नो एंट्री, प्रोटेक्टेड का मतलब एंट्री बट हाँ रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी के अंदर, और अनक्लासिफाइड में किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन बात करते हैं फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया में क्या फर्क होता है। बहुत सिंपल सा है। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? लीगल स्टेज ऑफ लैंड। अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी को बोले भैया ये है फॉरेस्ट अपने रिकॉर्ड के अंदर, तो अगर आपने वहां पे कोई इंडस्ट्री डाल दी, कोई होटल डाल दिया, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, तो गवर्नमेंट जब चाहे तब आपके उसको तोड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो तो लीगल स्टेटस है उस पर्टिकुलर जगह का, भाई ये तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट कवर का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ट्री ओवर एनी लैंड, कि कहीं पर भी पेड़ आ गया तो फॉरेस्ट कवर हो गया। ठीक है, हाँ, उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कम से कम 1 हेक्टेयर से ज्यादा होनी चाहिए एरिया में, और ट्री की जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आपके भले आप घर के बगल में पेड़ लगा लो, ठीक, 1 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में, तो वो भी ऑटोमेटिक फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट एरिया नहीं होगा, मतलब आप चाहें तो उसको तोड़ भी सकते, काट भी सकते हो, वो आपके हाथ में, प्राइवेट है ना पूरी तरह से। तो इस तरह से है। तो फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट एरिया फर्क क्या है, समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट एरिया में लीगल स्टेटस होता है लैंड की रिकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उनमें। और फॉरेस्ट कवर जो हम नॉर्मल किसी के पास में, कोई भी अपने आसपास इस चीज को डेवलप कर सकता है। 1 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड में, और ट्री कैनोपी मोर देन 10% होता है। चलिए और देख लेते हैं। फर्स्ट एरिया फॉरेस्ट कवर देख लिया, मैं बता दिया। रेफर ऑल जियोग्राफिक एरिया रिकॉर्डेड, मैंने बताया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट इन रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है, या लार्जली कंप्राइज रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मोस्टली तो रिजर्व प्रोटेक्टेड ही होते हैं, अनक्लासिफाइड नहीं होते। अनक्लासिफाइड तो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, फॉरेस्ट कवर वाली कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आराम से ये समझ गए होंगे फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस। अब हम बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या बोला है भाई?
देखिए नाम से पता चला ग्रास, जहाँ पर ग्रास डोमिनेट करेंगी, मतलब और ऐसा नहीं है इसका मतलब और पेड़ नहीं होंगे, पेड़ होंगे बट ग्रास डोमिनेट करेंगे। और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप साइड में पाया जाता है, प्रेरीज बोलते हैं इनको लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ इंडिया में भी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होता है, कितने होते हैं, वो जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रासलैंड होते क्या है, कि ना तो ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और ना ही ये डिजर्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो भैया क्या है, ये इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है। तो हम जब भी जानते हैं कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। तो जैसे इकोटोन है किसके बीच में? फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में, मतलब जहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और एकदम से यहाँ पे आगे कोई पेड़ ही नहीं, बिल्कुल रेगिस्तान, रेगिस्तान खत्म कहानी। तो एकदम से पेड़ खत्म नहीं होते, पहले थोड़ी सी घासें आती है, हल्की छोटी छोटी घासें सर वगैरह आती है, ग्रासलैंड टाइप का, उसके बाद एकदम से रेगिस्तान आता है। तो ये जो बीच वाला जो इलाका है, जहाँ जहाँ पेड़ के बाद घासें वगैरह आना स्टार्ट हो रही है और रेगिस्तान से पहले, इस पर्टिकुलर जोन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इकोटोन। इकोटोन क्या होता है ये हम लोग पहले ही अच्छे से फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका साइड में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के अंदर हाई हिमालयस में होते हैं, हिमालयस में आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाकी इंडिया के अंदर भी ये ग्रासलैंड मौजूद होता है, लेकिन किस टाइप होते हैं? स्टीपीज एंड सवानास टाइप के। मतलब स्टीपी और सवाना क्या होता है, ये अलग कैटेगरी आ गई ग्रासलैंड के अंदर, इनको भी जरा देख लेते हैं, आइए जरा। तो हम बात करें सवाना के बारे में और स्टीपी सवाना, पहले आपको डिफरेंस बताता हूँ तो क्या आप समझ पाओगे, फिर हम सवाना को कंपेयर करेंगे। स्टीपी एंड सवाना में क्या डिफरेंस है? स्टीपी का मतलब होता है ऑल दी फोर्थ, फोर्थ का मतलब तो चारा जो गाय भैंसों के लिए लिखाते हैं, प्रोवाइडेड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वेट सीजन, कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या उस ड्यूरेशन में ही आपको कुछ इस तरह के प्लांट्स आ जाते हैं जो कुछ टाइम के लिए ही उगते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ एसटीपी में जो चारा होता है, जो फोर्ज होता है, वो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आता है। वेयर जो सवाना होते हैं, forage is largely from grasses that not only grow during the wet season but also from the smaller amount of regrowth in the dry season। मतलब ये समझो सवाना के अंदर तो आपको पूरे 12 महीने मिलेगा चारा, तो गाय भैंस कभी भी जाके चर के आ सकते हैं, ठीक है, जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्टीपी में ऐसा नहीं है, जब बारिश आएगी तो ही आपको चाहिए। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है स्टीपी एंड सवाना में। अब हम डिफरेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सवाना और टेम्परेट ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड जो नॉर्मली अफ्रीका साइड में मिलती है, और टेम्परेट ग्रासलैंड जो कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका साइड में। तो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में बेसिक डिफरेंस चला है, इनमें क्या फर्क है आपको समझ में आ रहा होगा। अफ्रीका साइड सवाना टाइप में क्या होगा? बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, वेयर टेम्परेट ग्रास में जाएंगे तो वहां पर जो टेम्परेचर है वहाँ ठंडा होता है नॉर्थ अमेरिका साइड में। तो ये आप समझ सकते हैं कि ठंडे वाला ग्रासलैंड है और ये थोड़ा सा हॉट वाला है। आइए जरा देखते हैं क्या डिफरेंस। और तो सवाना के अंदर स्टे वार्म ऑल डेज, हमेशा गर्म रहते हैं, मैंने बताई दिया आपको। टेम्परेचर जो टेम्परेट का है वो -20 से +20 है। अच्छा, टेम्परेट जो ग्रासलैंड है यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा कम होता है, वेयर एज जो सवाना है वहां पर रेनी सीजन जो होता है, जब गर्मी के टाइम में तो 80 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है और विंटर के टाइम पे लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। मतलब यहाँ कंपेरेटिवली रेनफॉल ज्यादा होता है सवाना में। रेनफॉल इसलिए भी ज्यादा हो रहा है कि इक्वेटर के आसपास भी है, थोड़ा ये भी फर्क है। देन ट्री एंड शर्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ नहीं होते। तो ग्रासलैंड भले ही ये ग्रासलैंड है बट यहाँ ट्री एंड सर्व जो है काफी हद तक एब्सेंट होता है, मतलब मोस्टली। अगर आपने इमेजेस भी देखी होगी, मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई थी पहले, मैंने इमेज यहाँ पे लगाई नहीं क्योंकि बार बार थोड़ा सा पीडीएफ बहुत बड़ी हो जाती। आपने ग्रासलैंड की इमेज देखी नॉर्थ अमेरिका में, आपको टोटल ग्रास 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 नजर आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ ग्रासेस ही है, और ट्री और शर्व जो है पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। हाँ, हल्के फुल्के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सवाना में ऐसा नहीं, सवाना में ग्रासेस होती है बट साथ में पेड़ भी मौजूद होते हैं, पेड़ के बीचों में घासेस होती है। ये फोटो भी मैंने आपको पीछे वाली जो क्लास में दिखाई है, मैंने यहाँ वो पिक्चर लगाई नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ मैं इसके बारे में। देन एडेप्टेशन क्या है? सवाना में जो प्लांट होंगे वो किस तरह से अपने आप को कहते हैं ना कि जिंदा रखेंगे? तो प्लांट स्टोर वाटर एंड एनर्जी इन देयर रूट, बल्ब एंड टंग। अदर हैव रूट दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू रीच द लो वाटर लेवल। तो ज्यादातर तो क्या होता है कि जो पानी को अपने जो रूट्स वगैरह में हो गया, ठीक है, या किसी ना किसी तरह अपने अंदर ही स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत होती है तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि हाँ, यहाँ थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पानी की थोड़ी सी किल्लत होती है। दूसरी, कुछ ऐसे पेड़ है कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनके पास ये क्वालिटी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं अपने रूट्स को इस तरह से डेवलप करते हैं कि जमीन के बिल्कुल गहराई तक पहुंच जाते हैं और वहां से पानी सोख लेते हैं। तो ये है यहाँ अडेप्टेशन की टेक्निक इस साइड में। आइए सर यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ क्या टेक्निक होगी? देखिए सर, यहाँ पे टेक्निक तो ये होने वाली है, सबसे पहली बात कि जो भी प्लांट होगा उसको अपने अंदर पानी स्टोर करने की जरूरत है, क्योंकि जो मौसम है वो ठीक है, ठंडा है, तो उतनी ज्यादा कोई पानी की तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको जो 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 क्या बोलते हैं सॉइल है वहां से उतना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट ना मिले, तो उसके लिए हो सकता है कि रूट्स जो है उनको थोड़ा अंदर तक जाना पड़ जाए। बट ये जो क्वालिटी थी कि प्लांट स्टोर वाटर एनर्जी इन देयर रूट्स वाली, ये यहाँ नहीं होती। बाकी ये तो यहाँ भी मौजूद हो सकता है। तो वही चीज है, grasses have deep massive root system that take hold in the soil।
तो ये इन दोनों के बारे में बेसिक एडेप्टेशन टेक्निक होगी। अब बात करते हैं फार्मिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, तो ये जो है पूरी तरह से सूटेबल नहीं होता फार्मिंग के लिए, सवाना। वेयरएज़ ये जो जगह है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये परफेक्ट टेम्परेचर है फार्मिंग के हिसाब से देखा जाए तो -20 से लेकर +20 तक कुछ प्लांट को छोड़ के, तो ये फार्मिंग एंड ग्रेजिंग के लिए आइडियल जगह है, ये नहीं है बिकॉज ऑफ द हॉट क्लाइमेट। Next, herbivores have developed traits which help them escape predator. Dominant vegetation are herbivores and plant-eating grazers called ungulates. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो खैर वो जो हर्बीवोर जो होते हैं, जो पेड़ वगैरह जो खाते हैं, मतलब वेजिटेशन, वो कुछ इस तरह के ट्रेट डेवलप कर लेते हैं कि प्रेडेटर से बच जाते हैं। तो ये तो कुछ खास ऐसा कुछ पॉइंट नहीं, हटा दो आप इसको। यहाँ देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स, एक से मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो ये लिखा है डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स आर हार्बीवोरस एंड प्लांट ईटिंग ग्रेजर कार्ड ओंगुलट। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ये एक बेसिकली उस तरह के जानवर होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, समझ सकते हो, तो ये उस तरह के होते हैं। अब इनके और क्या क्लासिफिकेशन, उसके लिए अलग से पूरा चैप्टर है, फ्लोरा एंड फौना, वहां हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो अभी यहाँ समझिए जो डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जो प्लांट ईटिंग ग्रेजर्स होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, और उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या नाम है, उंगुलुट्स। तो ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेम आ सकता है डेफिनेटली कि उंगुलुट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के हिसाब से। तो ये होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो हार्बीवोरस कैटेगरी होते हैं। हार्बीवोरस का मतलब है जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, जो आप ये समझो वेजिटेरियन टाइप के लोग हैं ये, तो उंगुलुट्स। ये पॉइंट प्लीज दिमाग में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट वन, दे डू नॉट हैव मच एनिमल डाइवर्सिटी, ज्यादातर पाए नहीं जाते, क्योंकि पहली बात तो ना तो यहाँ पे एक चीज है कि इस तरह की बहुत ज्यादा प्लांट स्पीसीज सिर्फ ट्री के अलावा सिर्फ और सिर्फ ग्रासेज है, तो ग्रासेज में बहुत ज्यादा अभी उम्मीद नहीं कर सकते कि हर तरह के यहाँ पे आपको एनिमल डाइवर्सिटी मिलेगी। प्लांट होते तो बात समझ में आती, बट यहाँ पे प्लांट मतलब ट्रीज और शर्ब भी प्रेजेंट होते हैं ग्रासेज के अलावा, तो यहाँ पे आपको शेर वगैरह हर तरह का, मतलब ऑलमोस्ट हर तरह की एनिमल डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज है, सवाना के अंदर फायर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। आग कैसे प्ले करती है, जरा समझिएगा कि जब मॉइस्ट कंडीशन होती है, जब थोड़ी सी बारिश वगैरह हो जाती है, थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन आती है, तो फायर फेवर ग्रासेस ओवर ट्री। तो फायर क्या करती है, ग्रासेस को जला देती है, ट्री ट्री जो हमारे पेड़ हैं वो बच जाते हैं। वेयर जब ड्राई कंडीशन होती है, तो फायर इज ऑफर नेसेसरी टू मेंटेन द ग्रासलैंड अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ डेजर्ट शर्ब। तो कई बार क्या होता है कि कुछ तरह इस तरह के शर्ब पैदा हो जाते हैं यूकेलिप्टस टाइप के, जो जिनका खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर वो खत्म नहीं होंगे तो वहां की जो नॉर्मल स्पीसीज है उनको खत्म कर देंगे, तो उनको जलाने के लिए भी आग बहुत जरूरी होती है। तो दोनों ही जगह काम आती है। मॉइस्ट कंडीशन में तो इसलिए जरूरी है ग्रासेस, कि अगर ग्रासेस नहीं होंगी तो पेड़ जल जाएंगे, बट ग्रासेस होने की वजह से ग्रासेस जल जाती है, पेड़ बच जाते हैं। तो ये तो मॉइस्ट कंडीशन में काम कर गया। और ड्राई कंडीशन में आग कैसे काम करती है कि कुछ इस तरह के शर्ब आ जाते हैं, जो डिजर्ट शर्ब होते हैं, जो नॉर्मल जो प्लांट स्पीसीज है उसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उनका मरना बहुत जरूरी होता है, और वो काम करती है आग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है फायर के रोल। इसके अलावा आपको पता है कि अगर आग लगेगी तो जो चारा जो कैपेसिटी यील्ड फॉर यील्ड है वो भी हमारा बर्निंग से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ये तो अगर आप छोड़ सकते हैं, बट हाँ ये दो जरूर याद रखिएगा, मॉइस्ट कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, इनके बारे में डिफरेंस हमने देख लिया है। अच्छा, राजस्थान के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो राजस्थान, अभी स्पेशली राजस्थान वालों लोगों को तो पता होना चाहिए, बट इंडिया वालों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रासलैंड और डिजर्ट इकोसिस्टम के में। तो राजस्थान में काफी बड़ा एक, अब तो राजस्थान में, हाँ ये डेफिनेटली कि हम राजस्थान में ही बोलते हैं सर, राजस्थान में डिजर्ट पाया जाता है, बट राजस्थान में ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर दो तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एक तो स्टीपी और एक है हमारे सवाना, ठीक है। तो जरा देखते हैं स्टीपी कहाँ पाया जाता है। तो स्टीपी जो फॉर्मेशन, स्टी फॉर्मेशन जो है, ये वेस्टर्न राजस्थान में होता है। वेस्टर्न राजस्थान मतलब कौन सा वाला इलाका, ये जोधपुर जैसलमेर उस साइड में। स्टीपी मतलब समझे, क्योंकि वहां जो चारा है वो सिर्फ और सिर्फ जब बारिश पड़ेगी तभी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। वेस्ट क्योंकि वहाँ रेगिस्तान बहुत है। तो क्लाइमेट कैसा है, सेमी एरिड है। एवरेज रेनफॉल कैसा है, लेस देन 200। राजस्थान का जो मैप होता है इस तरह से, तो इस साइड में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इस तरह से और इधर आओगे तो बाकी स्टेट, बाकी डिस्ट्रिक्ट है। जो एवरेज रेनफॉल है लेस देन 200 mm है, क्योंकि डिजर्ट वाला इलाका है। और 10 से 11 सीजन तक वहाँ गर्मी रहती है, ड्राई सीजन रहता है। अच्छा, वेयर सेंट्रल जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला जयपुर, ठीक है, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, कोटा, तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ रेनफॉल काफी अच्छा है, 500 mm है। और 500 mm में इसलिए ये वाली स्टीप नहीं होता, फिर यहाँ पे सवाना टाइप की ग्रासलैंड मिलती है, जो 12 महीने आपको मौजूद मिलेगी। तो ड्राई सवाना ग्रेजिंग इकोसिस्टम आपको यहाँ पाया जाता है, और ड्राई जो सीजन है वो 6 से 8 महीने रहता है। तो राजस्थान के बारे में स्पेशली राजस्थान वालों को तो पता होना भी चाहिए, बट इंडिया वालों को भी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आइए टाइप ऑफ ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं। तो टोटल 6 तरह के ग्रासलैंड इंडिया में मौजूद हैं, उनमें से 4 मेन हम पढ़ रहे हैं।
एक तो है सेमी एरिड जोन। अभी सेमी एरिड जोन कौन सा है? ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा वेस्टर्न यूपी, दिल्ली एंड पंजाब, इनको मिला के बनाया गया। वेरएस ये आपके सामने दिख भी रहा है। वेरएस ड्राई सब देखो, इसमें यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जो इलाका ये यह ड्राई सब, और आपको दिख रहा है कि ये पूरा साउथ इंडिया है। यस, तो जो ड्राई सब ह्यूमिड जोन है वोल ऑफ द पेनिसुलर इंडिया एक्सेप्ट नीलगिरी। नीलगिरी जो है, नीलगिरी को छोड़ के यहाँ पे, नीलगिरी के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, तो ड्राई नहीं होती। तो ड्राई सब ह्यूमिड जोन कहाँ मिलेगा आपको? पूरा साउथ इंडिया मिलेगा, सिर्फ नीलगिरी को छोड़ के। अच्छा, जो सेमी एरिड जोन है ये पूरे राजस्थान में मिलेगा, लेकिन अरावली में नहीं मिलता। अरावली मतलब जो बीच में से यहाँ से काटती हुई राजस्थान से एक जो पर्वत श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं, हिल रेंज जो जा रही है, माउंटेन रेंज, ये होता है अरावली। तो इसके आसपास रेन काफी अच्छी होती है, तो ये रेनफॉल काफी अच्छी होने की वजह से ये जो इलाका है वो सेमी एरिड जोन में नहीं आता। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान काउंट कर सकते हैं, लेकिन अरावली को काउंट आप नहीं करोगे। देन मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। मॉइस्ट सब ह्यूमिड का मतलब क्या है? हाँ, मतलब आप ये कि वो ये जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा ह्यूमिड कैटेगरी में नहीं, बट हाँ आप ये बोल सकते हो कि ये जो कैटेगरी है ये हमको थोड़ा सा इकोटोन टाइप का, मतलब मिडिल वाला जो ट्रांजिशन जोन है उस तरह की कैटेगरी मिलने वाली है। तो ये कहाँ मिलेगी? देखिए, ये तो है सेमी एरिड जोन, और इसके बाद बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो ये बीच वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये है मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। तो ये आता है गंगा एलुवल प्लेन इन दी नॉर्थर्न इंडिया, ट्रांजिशन जोन की तरह आप समझ सकते हैं इसको। लास्ट वन ह्यूमिड मोन्टाना रीजन, ये पूरा का पूरा जो आपका नॉर्थ नॉर्थ इंडिया वो है, नॉर्थ ईस्ट है, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब में भी कुछ इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश एंड जे। तो ये चार है, बट इन चारों को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इतना है, आप हल्का हल्का दिमाग में रखो, इनमें से कोई खास क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं होते। बाकी मैप मैंने आपके सामने बना ही रखा है। बाकी टेम्परेट एल्पाइन एक अलग कैटेगरी है, और मिक्स जोन एक अलग कैटेगरी है। मिक्स जोन जहाँ सब तरह के मिलते हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। टेम्परेट एल्पाइन कहाँ मिलेंगे? टेम्परेट एल्पाइन जो है वो हमको मिलेंगे बिल्कुल बर्फीले इलाके, वो जो आप जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वो होता है टेम्परेट जोन। मॉइस्ट समीड अगेन मिडिल ट्रांजेक्शन जोन वाला, बीच वाला इलाका। तो बीच वाला इलाका कौन सा है? गंगा का जो लेवल प्लेन है, यूपी, पंजाब, बिहार, मतलब जहां जहां से गंगा गुजरती है आप उसको उसमें काउंट कर सकते हैं। ह्यूमिड मोन्टाना जोन में अंदर क्या है कि जहां पे सर्दी अच्छी खासी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन पूरा, ठीक है, और वहां पे जो जो प्लांट स्पीसीज है वो भी चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला इलाका। सेमी एरिड कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, ये वाला इलाका। और ये जो पूरा वाला है ये ड्राई सब ह्यूमिड जोन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। इंडिया के अंदर ओनली 13 मिलियन हेक्टेयर को ही हम ग्रासलैंड में क्लासिफाई करते हैं। ओवर जितने भी टोटल इंडिया के जितने एरिया है उसमें से केवल 13 मिलियन ही ग्रासलैंड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल एरिया का कितना एरिया हमारा ग्रासलैंड की कैटेगरी में आता है। देन दो इंस्टीट्यूशन है ग्रासलैंड के रिगार्डिंग, इन दोनों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन से? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झांसी में है, और दूसरा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जोधपुर के अंदर है। तो दोनों ग्रासलैंड से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों का भी आपको नाम का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में। अब वो डेजर्ट का मतलब समझ ही होंगे आप कि बहुत ज्यादा गर्मी, बट डेजर्ट का मतलब गर्मी नहीं होता, डेजर्ट का मतलब सर्दी भी होता है। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट और कोल्ड। तो इंडिया में दोनों तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं, हॉट भी और कोल्ड भी। हॉट कहाँ पे? राजस्थान साइड में। कोल्ड कहाँ पे हुई? लद्दाख साइड, जम्मू कश्मीर ऊपर जाओगे साइड में, जो उत्तराखंड में जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो डेजर्ट नॉर्मली इसका तो डेफिनेशन कैसे तैयार करें हॉट और कोल्ड? डेफिनेशन इतनी सी है कि जहाँ रेनफॉल एक पर्टिकुलर जो लिमिट है कितनी, 25 mm, जहाँ रेनफॉल 25 mm से कम होगा वो डेजर्ट होगा। अब वो रेगिस्तान में भी हो सकता है, वो बर्फीले इलाकों में भी हो सकता है। तो डेजर्ट की कैटेगरी क्या है कि वेयर रेनफॉल जो है वो लेस देन होगा 25 mm एनुअल, पूरे सालाना, मतलब एक साल के अंदर 25 mm से भी कम अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो हमारा डेजर्ट होता है। अच्छा, अगर हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे या ग्रेटर डिस्टेंस जाएंगे इक्वेटर से, मतलब ये रहा हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये वाला, ये इक्वेटर है। तो अगर इक्वेटर से हम और ऊपर जाएंगे इस साइड में, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, तो डेजर्ट आपको ठंडे मिलेंगे। मतलब अगर आप यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाना स्टार्ट कर दो तो जो डेजर्ट है वो ठंडे होने स्टार्ट, जैसे तो गोभी है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, इसमें भी डेजर्ट है। अच्छा, ये काफी अच्छा मैप है, इसमें काफी सारे डेजर्ट के बारे में बता रखा है। जैसे ग्रेट बेसिन है, ये मोजावे है, ये अटाकामा है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ सहारा डेजर्ट है, या कालाहारी है, नामीबी है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, या गोबी डेजर्ट है, या तुर्कमेनिस्तान है, या थार है, ये अरेबियन है, ये ईरानियन है। तो डिफरेंट डेजर्ट इस इमेज के अंदर है। और इसमें जो ये येलो वाले हैं ये सब हॉट है, और जो ये आपको रेड हल्के से पिंकिश नजर आ रहे हैं, शायद यहाँ दिख नहीं होंगे, हाँ ये पिंक वाले जो है, ये मैं बना रहा हूँ, ये सारे ठंडे हैं। तो आप नोटिस करो जैसे जैसे इससे दूर जाना स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो, पर हाँ ये सा फिक्स भी नहीं है कि ऐसा ही होता है, वरना अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी ये ठंडे होते, ये वाले कालाहारी और नाबी। बट क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखा होता है इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि एट हायर एल्टीट्यूड
तो हमें ये सिर्फ ध्यान रखना कि हायर एल्टीट्यूड और ग्रेटर डिस्टेंस पे जाओगे तो डेजर्ट कोल्ड होंगे, वे जब इक्वेटर के पास जाओगे तो वहाँ या ट्रॉपिक के पास होगे वहाँ आपको डेजर्ट हॉट नजर आएंगे। इस तरह देखिए, ये इसकी इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास आपको ज्यादातर जो इस इलाके में वो आपको, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये इक्वेटर है, इसके आसपास ज्यादातर ये जो इलाके हैं यहाँ आपको हॉट डेजर्ट ही मिल रहे हैं। बट इससे जैसे दूर जा रहे हैं, गोबी तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पे देखो पेंटागोनियन डेजर्ट हो गया, ठीक है, ये ग्रेट बेसिन हो गया, ये आपको ठंडे डेजर्ट नजर आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप इक्वेटर के पास रहोगे डेजर्ट गर्म होंगे, और जितना दूर जाओगे उधर ठंडे होते चले जाएंगे। अच्छा, कुछ और चीजें इसमें, पेरेनियल जो प्लांट है, पेरेनियल प्लांट का डेफिनेशन क्या होती है, ये वो प्लांट होता है जिनकी लाइफ जो है वो 2 साल से ज्यादा की होती है, 2 या 2 साल से ज्यादा, तो ये होता है पेरेनियल प्लांट। तो बार बार आपको नाम सुनने में आएगा, इसलिए ध्यान रखना भी चाहिए। तो पेरेनियल प्लांट क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह के कैक्टस हो गया, क्रस्टेड बुशेस वगैरह, ये यहाँ पे पैदा हो जाते हैं जिनकी लाइफ स्पान जो है 2 साल से ज्यादा की होती है। इसके अलावा डेजर्ट कवर अबाउट 1/5 ऑफ अवर प्लांट, टोटल जो अपने प्लांट का एरिया है उसका 1/5 ये कवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरह से ये लोग अपने आप को डेवलप करते हैं वो देख लो। डेजर्ट के अंदर कैसे होते हैं कि जो प्लांट होते हैं दे आर मोस्टली सर्व, ठीक है, लीव्स आर एब्सेंट एंड रिड्यूस इन साइज, लीव्स एंड स्टेम आर स्केल्टन एंड वाटर स्टोरिंग, इन सम प्लांट इवन द स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर, बट कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। नेक्स्ट, रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, सो दैट ज्यादातर कम से, मतलब होता है ना कि एक पेड़ बहुत ज्यादा रूट सिस्टम की डेवलप होता है, सो दैट अगर ऊपर से जितना ज्यादा हो उतना डीप में जाके ये पानी की जो अपनी जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाए। तो प्लांट तो इस तरह से अपने आप को जिंदा रखते हैं। वैसे एनिमल कैसे जिंदा रखते हैं, दे आर फास्ट रनर, बहुत तेजी से भाग सकते हैं। नॉक्ट्रियल होते हैं, नॉक्ट्रियल का मतलब होता है कि दिन में तो आते नहीं है क्योंकि गर्मी लगेगी, तो रात को ही बाहर निकलते हैं खाने पीने के हिसाब से। दे कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीटिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। Animal and birds usually have long legs to keep body away from the hot ground. Lizards are mostly insectivorous and can live without drinking water for several days. Herbivorous animal get sufficient water from seeds which they eat. Camel is known as the ship of the desert, and it can travel long distance without drinking water for several days. And next है, mammal as a group are poorly adapted to desert, but some species have become secondary adapted. A few species of nocturnal rodent can live in the desert without drinking. देखिए इन सारी जो मैंने आपको पूरा बोल के सुना है, इनमें मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है कि प्लांट और एनिमल दोनों जिंदा रहने के लिए अपने अलग अलग तरह की चीजें डेवलप कर लेते हैं। एनिमल जो है रात में निकलते हैं, पैर जो होते हैं उनके नॉर्मली लंबे होते हैं, ठीक है, सो दैट उनकी बॉडी जो है जो जमीन से थोड़ा डिस्टेंस पर है। अब इस तरह से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। ऊँट देख लो कि ऊँट अब एक बार पानी पी लेता है, कई दिनों तक बिना पानी के रह पाता है। इवन वो जो सीड्स खाते हैं, जो बीज वगैरह खाते हैं, उनके अंदर से सफिशिएंट वाटर अपने आप को ये है इनकी एडेप्टेशन। अब ये हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि मेंस में आपको पूछा जाए कि किस तरह की एडेप्टेशन टेक्निक डेजर्ट के अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो वहां हमको लिखने के लिए आ सकता है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी कोई भरोसा नहीं, कोई क्वेश्चन बन जाए इनमें से घुमा फिरा के। नेक्स्ट है एनुअल्स। एनुअल्स क्या होता है, अच्छा पहले हम एनुअल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनुअल प्लांट क्या होता है? An annual plant is a plant that completes its life cycle from germination to the production of the seeds within one growing season and then dies. अब नॉर्मली क्या होता है, बारिश आई, बारिश आने के बाद आपने देखोगे जब बारिश के सीजन में छोटे छोटे से प्लांट आए थे जमीन के ऊपर जो पहले कभी नजर नहीं आते, और बारिश जाते ही वो खत्म भी हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एनुअल्स प्लांट, जो बहुत छोटी सी ड्यूरेशन की लाते हैं। पेरेनियल प्लांट जो 2 साल तक रहते हैं कम से कम। तो एनुअल्स क्या होते हैं, जर्मिनेट ब्लूम्स एंड रिप्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट रेनी सीजन एंड नॉट इन समर एंड विंटर। तो मैंने बोला सिर्फ बारिश होती है तो ही होता है, बाकी गायब हो जाते हैं। तो ये इस तरह के एनुअल्स के बारे में ध्यान रखिए। ये कोई डिफरेंस आ सकता है ना पेरेनियल में, पेरेनियल प्लांट के अंदर और एनुअल प्लांट, ये दोनों ही मिलते हैं, डेजर्ट के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं। पेरेनियल प्लांट भी मौजूद होते हैं और एनुअल्स भी मौजूद होते हैं। आइए अब इनके अंदर भी और डिफरेंस भी देखेंगे हम। अभी इंडियन थार डेजर्ट के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, जो कि हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। क्लाइमेट कैसा है, नवंबर टू मार्च जब सर्दी पड़ती है पूरे इंडिया के अंदर, तो यहाँ भी सर्दी होती है, बट हाँ टेम्परेचर वेरिएशन होती है। दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात को 0 डिग्री से भी कम चला जाता है। अप्रैल और जून में आते हैं तो दिन में बहुत ज्यादा मतलब गर्मी बहुत इंटेंस हो जाती है, और जो ह्यूमिडिटी है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बारिश वारिश का जो इतना कुछ खास अप्रोल होता नहीं है। आपने देखा लेस देन 200 mm होता है। फ्लोरा पे बात करें तो फ्लोरा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन रीजन दो तरह के हैं, पेड़ पौधे वगैरह दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एपिपरमल और एक होता है रेन पेरिनल। और रेन पेरिनल का मतलब आपको बताइए कि कम से कम 2 साल जो जीते हैं। और ये क्या है, एफेरमियल। एफेरमियल का मतलब होता है, लिखा हुआ अपने शॉर्ट लिव, और भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट लिव है वही अभी जैसे आपको ऊपर बताया एनुअल्स, ये वही है जो सिर्फ और सिर्फ एक सीजन जैसे बारिश हुई तब पैदा हो गए, उसके बाद गायब हो गए, ये वही वाले हैं। और ये रेन पेरिनल जो 2 साल तक रहते हैं। अब एपेरिमल के अंदर क्या है, फ्री फ्रॉम एनी
ज़ेरोफिलस एडेप्टेशन। अभी ज़ेरोफिलस एडेप्टेशन क्या है? जैसे मान चलो डिजर्ट में किसी को जिंदा रहना है, तो क्या करेगा? पत्ते नहीं होंगे उस पेड़ पे, पत्ते कम से कम आएंगे, ठीक है, रूट्स बहुत गहरी होंगी, डेवलप होंगी, ठीक है, स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये एक ऐसी एडेप्टेशन है जो डिजर्ट के अंदर प्लांट अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ज़ेरोफिलस एडेप्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट होते हैं, इनमें इस तरह का किसी भी तरह का एडेप्टेशन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भैया ये तो एक सीजन के लिए आ रहा है। अब एक सीजन के लिए कहां से एडेप्टेशन लाएंगे? अगर सोचो इनके अंदर ये एडेप्टेशन होता तो ये क्या एक सीजन के बाद ये मर जाते क्या? मरते ही नहीं, फिर तो हमेशा होते। तो इसलिए क्योंकि इनमें ये एडेप्टेशन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, एपेरिमल जो प्लांट है, इनके अंदर किसी भी तरह का ज़ेरोफिलस एडेप्टेशन नहीं होता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और भी लिखा हुआ है। Xerophile या Xerophilus means dry loving or drought loving or organism, such plant being characterized by various ecological adaptation to desert life such as excessive long roots, fleshy stems, thin leaves। ये सब मैंने आपको बता ही दिए डेजर्ट के हिसाब से। एप्रिल के बारे में और है, अपीयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर, जैसे रेन आती है, बारिश होती है, वैसे पैदा हो जाते हैं, बारिश जाती है, खत्म हो जाते हैं। डेवलप फ्लावर एंड फ्रूट इन शॉर्ट टाइम, डाइज एज सून एज सरफेस लेयर ऑफ द सोइल ड्राइज अप। हाँ, मतलब बारिश खत्म होते नहीं, बेसिकली ये कि बारिश तो चली गई, बट जब तक आपकी जो सरफेस लेयर है वो जब तक आपकी हल्की हल्की नरम रही, मतलब उसके अंदर नमी मौजूद होगी, तब तक तो जिंदा रहेंगे। बट जैसे ही नमी खत्म, मतलब पानी खत्म, तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे? रूट तो है नहीं डेवलप होगी, बिल्कुल जमीन की गहराई तक पहुंच जाए, तो फिर ये खत्म हो जाता है। अब बता, रेन पेरिनियल वही 2 साल तक जीते, इनके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है। विजिबल अबव द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट हैव ए पेरिनियल अंडर द। नॉर्मली क्या कि जब बारिश आएगी तब तो दिखने स्टार्ट होते हैं, बट जब बारिश नहीं होती है तो ये दिखते नहीं है, होते जरूर है बट छुपे रहते हैं अपने आप को, एडेप्टेशन टेक्निक है इनकी भी। बट रेन पेरिनियल, देखो पेरिनियल में और रेन पेरिनियल फर्क है। पेरिनियल वो प्लांट जो 2 साल तक होते हैं, रेन पेरिनियल का मतलब है जो सिर्फ रेन आता है तो ही नजर आते हैं, नजर आता है, होते हैं बट नजर रेन आने पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक फर्क है। और फौना जो जानवर वगैरह है उनके लिए, यहाँ हम राजस्थान के डेजर्ट के बारे में बात करें, तो राजस्थान के डेजर्ट में सेंचुरी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, और काफी न्यूज में भी रहता है करंट अफेयर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मैमल्स जो है, आपको जब जल्दी से बताऊं, जो अभी करंट अफेयर में पढ़ाई भी था आपको, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कैटेगरी में आता है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड या वल्नरेबल। मैमल्स जो है ब्लैक बग, वाइल्ड एस, चिंकारा, कैरेकल, सैंडग्रूस, डेजर्ट फॉक्स वगैरह पाए जाते हैं। और अलग चीज क्या है कि द नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ फ्लेमिंगो एंड द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ एस्टेड वाइल्ड एस लाइज इन द रिमोट पार्ट ऑफ द ग्रेट गुजरात। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट वाला। क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्लेमिंगो है उसका जो नेस्टिंग ग्राउंड है, इवन ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक वाइल्ड एस, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ग्रेट रन गुजरात में। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के रिगार्डिंग ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो वहां से मैंने इंक्लूड करा इसके अंदर, ये यहाँ पाया जाता है। एंड लास्ट वन, कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में क्या कहानी भैया? देखो, हॉट डेजर्ट तो पढ़ लिया हमने राजस्थान में, इंडिया के हिसाब से बात करूँ, इंडिया का हॉट डेजर्ट राजस्थान में। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ये है टोटल 5 जगह पे, लद्दाख, लेह, करगिल। अब आपको पता ही है कि इंडिया में नया बिल पास करके कश्मीर को अलग कर दिया है और लद्दाख को अलग कर दिया है। तो अब इन तीनों को बोलने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से लद्दाख बोल दीजिए बस। तो लद्दाख, स्प्लिट वैली ऑफ हिमालय और नॉर्दर्न उत्तराखंड एंड सिक्किम, तो ये है जहां हमारा कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। This arid area are not affected by the Indian monsoon because they live in the rain shadow of the Himalayan mountain system। मैंने बताया ना डेजर्ट की डेफिनेशन क्या थी कि 25 mm से लेस देन रेनफॉल होगा। तो यहाँ भी वही कैटेगरी होती है। उसका रीजन होता है कि क्योंकि जो हिमालय माउंटेन्स है उसके रेन शेडो की तरह काम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बारिश यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाती, हिमालय से वापस से टकरा के वापस पहुंच जाते हैं जो मानसून आता है, तो इसलिए हमेशा यहाँ बारिश कम होती है। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो ज्यादातर यहाँ प्लांट मिलते नहीं है। तो ये है हमारा टोटल जो डिफरेंट टाइप के डेजर्ट सिस्टम इंडियन में पाया था वो, और जो ग्रासलैंड था उनके बारे में मैंने बात कर ली। अब ये कुछ जो डेटा है ये डिजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड। ये मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रीलिम्स के हिसाब से ना रहे, ये मेंस के हिसाब से, मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंडियन डेजर्टिफिकेशन, तो ये रिपोर्ट भी बहुत पुरानी 2007 की रिपोर्ट है, बट स्टिल इस रिपोर्ट के हिसाब से 69.6% जो कंट्री का जो हमारा जो इंडिया का जो एरिया है वो ड्राई लैंड की कैटेगरी में आता है, और 105.48 मिलियन जो हेक्टेयर एरिया है वहाँ लैंड डिग्रेडेशन जो है वो अपनी, मतलब वहाँ लैंड डिग्रेडेशन से इफेक्टेड एरिया है, वेयर एज 85.41 मिलियन हेक्टेयर जो है वहाँ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। कंट्रोल मेजर क्या है कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। तो यहाँ इंडिया ने सिग्नेटरी है। अब इसके बारे में क्या है ये अलग से हम पूरा एक चैप्टर में बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अदरवाइज आप चाहो तो इसको गूगल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन 2001। तो 2001 में ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके ऊपर हम डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए जो भी स्टेप लिए जाना वो स्टेट्स को, मतलब सेंटर स्टेट्स को बताता है, स्टेट उसके रिगार्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ मतलब बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी रिपोर्ट्स है, 2007 की रिपोर्ट के, बट हाँ फिर भी ये डेटा मैं आपको बोलूंगा जरूर कि आप ये डेटा एक बार दिमाग में जरूर रखना, मे भी हो सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए। फिर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ, ये शायद मैंने बात किया था आपसे जब मैंने आपको इंडियन इंस्टीट्यूशंस पढ़ाई थी तब शायद आपसे मैंने बात की थी इसके बारे में, एफएसआई वगैरह जब पढ़ाई थी तो उसके साथ में। तो ये हम पहले ही पूरा बात कर चुके हैं, तो ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, बताइए ये वाला पॉइंट हो चुका ना पूरा, ये वाला टॉपिक, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के बारे में आपको बताई जाए, ये रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, पहले ही मैं पढ़ा दिया और बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और जिसको पढ़नी है उसके लिए मेरा एक चैनल है, मतलब इसी चैनल पे जो मेरा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं बायोजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर, जो इंडिया के अंदर है टोटल 10 बायोजियोग्राफिक रीजन है, और ये आपको मैंने बताया ना कि ग्रासलैंड वाला आप चाहो तो भले एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी देख लेना उसको, ग्रासलैंड को, ग्रासलैंड में ज्यादा कुछ नहीं था, 1 2 3 और ये वाला जो था चौथा 4, इधर एल्पाइन 5 और इधर मिक्स 6 थे, ऐसे ग्रासलैंड याद कर लो ये लो कि सर एक तो आपने बताया था यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर डेक्कन वाला, तो 6 थे टोटल। ठीक है, ये तो था ग्रासलैंड के बारे में। अब हम ग्रासलैंड के हिसाब से बात नहीं करें, अब हम किसके बारे में बात करें, बायोजियोग्राफिक रीजन। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्लाइमेट, सॉइल और बायोडाइवर्सिटी। जहां पे आपको लगता है कि क्लाइमेट, सॉइल या बायोडाइवर्सिटी एक जैसी है तो उसको एक रीजन बना दिया जाता है। तो ये है डिफरेंट। इसमें से पहला है ट्रांस हिमालय, जहां थोड़ा सा सर्दी वगैरह थोड़ा ज्यादा पड़ती है, बर्फ वगैरह थोड़ा ज्यादा पड़ती है, ये वाला देख सकते हैं आप, ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा है हिमालय, हिमालय मतलब इसके हल्का सा नीचे वाला इलाका, ये पूरा रोल, ये हिमालय कंपेरेटिवली थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। डेजर्ट जो है ये रहा, डेजर्ट आप देख सकते हैं, डेजर्ट राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। तो डेजर्ट दो स्टेट को कवर कर रहा है, एक इधर राजस्थान, एक इधर गुजरात। देन सेमी एरिड, सेमी एरिड कौन सा इलाका, ये ओके, ये वाला इलाका जो है ये सेमी एरिड में आता है। देन है वेस्टर्न घाट्स, पांचवा ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला, ये छोटी सी आपको लेयर दिख रही होगी, जहाँ आप घूमने आते हो गोवा वगैरह में, वही पूरा, कि गोवा केरला वगैरह चलाओ तो अच्छे खासे फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं वेस्टर्न घाट होने की वजह से। एंड 6 1 डेक्कन पेनिसुला, ये वाला पूरा, ये पूरा जो इलाका है ये डेक्कन पेनिसुला में आता है। अब आपने एक चीज नोटिस करो, ये डेक्कन पेनिसुला है और ये डिजर्ट है, मतलब यहाँ तो पूरा रेगिस्तान और यहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। ठीक है, और उनके बीच में जो चौथा ये ऐसा ट्रांजिशन जोन काम करेगा, ऐसा इकोटोन की तरह काम करेगा। चौथा जोन कौन सा है सर, चौथा जोन था हमारा सेमी एरिड। तो याद रखिएगा ये रेगिस्तान से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हो आप, तो जब भी आप रेगिस्तान से फॉरेस्ट की तरफ जाते हो तो बीच वाला इलाके में क्या होता है, इस तरह की जो इकोटोन की तरह ही बिहेव करता है। मैं आपको ग्रासलैंड में बताता हूँ, कुछ वैसा ही होगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो ये सेमी एरिड हो जाएगा। एंड इसके बाद 7 वन है गंगटिक प्लेन, ये वाला, ये तो हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में, गंगटिक प्लेन जहाँ पूरा गंगा का फ्लो होता है, सुंदरबन जो इलाका है वो भी यहीं आता है। एंड नेक्स्ट वन इज कोस्ट, कोस्ट के अंदर ये पूरे इस साइड में, इस साइड वाले इलाके, लक्षद्वीप भी कोस्ट के अंदर ही काउंट होता है ना, लक्षद्वीप को भी हम कोस्ट के अंदर ही काउंट करते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही आ ही गया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की जो ऊपर वाली टिप है इसको हिमालय की कैटेगरी में काउंट किया था, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा एक तो हिमालयस भी होते हैं और दूसरा सर्दी भी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, बर्फ भी पड़ती है हमें। और आइलैंड के अंदर तो ये आ गया लास्ट वाले, अंडमान निकोबार। और ये बताइए कौन सा आइलैंड है यहाँ पे, ये जो मैं 10th में कर रही हूँ, कौन सा आइलैंड बताओ जरा, लक्षद्वीप। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम की लक्षद्वीप को ना कोस्टों में मतलब लक्षद्वीप का एरिया इतना कम है तो उसको आप कई जगह तो कोस्ट में लिखा मिल जाएगा, कई जगह आपको इस तरह के आइलैंड्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बट ख्याल है कि लक्षद्वीप का कोई फर्क नहीं पड़ता, लक्षद्वीप का एरिया बहुत कम है। तो टोटल मिलाकर ये 10 हमारे पास रीजन है, इन 10 को आप इस तरह से मैप से याद करोगे ज्यादा अच्छे से याद। अब इनके बारे में लिखना कुछ नहीं है, लिखने वाले पॉइंट तो इतने आसान हो, जैसे एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांस हिमालय आपको दिख गया इलाका कौन सा सर, ये तो लेह लद्दाख वाला इलाका पूरा बर्फीला इलाका, और थोड़ा बहुत ये वाला इलाका हिमाचल है। तो हिमाचल की जो स्पीति वैली है ये वो वाला रीजन है। तो ये दो स्टेट्स के अंदर ये मोटा मोटा पड़ रहा है। ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो आइए जरा पहले से फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द तिब्बतन प्लाटू। ठीक है, तिब्बती प्लाटू का ही एक्सटेंशन मानते हैं इसको। एंड रीजन कंप्राइजेस हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट, जिसके अंदर लद्दाख और लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश का है। ये 2 पॉइंट है। आइए अगले बात करते हैं। ये है ये वाला हिमाचल हिमालय, ये भी हिमालय और ये भी हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के बारे में क्या स्पेशल पॉइंट है कि बस ये है कि नॉर्थन बाउंड्री इंडिया की यहाँ से
नॉर्दर्न बाउंड्री की तरह काउंट करते हैं, बाउंड्री की एक बन जाती है। और दूसरा आगे चाइना भी, ये क्योंकि बाउंड्री क्यों, ये यहाँ मैंने आपको खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि आगे नेपाल के अंदर हो जाता है। तो अगर पूरा काउंट को तो पूरा ऐसे ही है, पूरा ऐसे ही, तो पूरा ऐसे है, तो ये एक नॉर्दर्न बाउंड्री की तरह ये करता है। चाइना आसानी से इन्वेट नहीं कर सकता इंडिया को यहाँ से, हिमालय की वजह से। एंड थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कौन सा है, ये तो हमारा डेजर्ट है, राजस्थान वगैरह पता ही है, गुजरात में। ताइजा थर्ड देखते हैं, डेजर्ट, एक्सट्रीमली ड्राई एरिया, वेस्ट ऑफ अरावली हिल रेंज। वेस्ट ऑफ अरावली क्यों बोला, क्योंकि अरावली हिल रेंज देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ऐसे, ये इस अरावली के इस साइड वाला जो इलाका राजस्थान का, जयपुर, ठीक है, कोटा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, तो यहाँ थोड़ी सी रेनफॉल अच्छी खासी होती है। इसका रीजन ये कि जब मानसून जो है, जब मानसून यहाँ से आता है ऐसे, मानसून जो इस साइड से आता है, तो ये मानसून इस अरावली रेंज से टकरा के यहीं से वापस हो जाता है बैक, इस साइड पहुंच ही नहीं पाता थर्ड नंबर इधर। तो वो इलाका तो रहता है आपका रेगिस्तान वाला, और इस साइड में आपको अच्छी खासी रेनफॉल होती है। तो याद रखिए अरावली अरावली रेंज के उस साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में तो डेजर्ट है और इस साइड में नॉर्मल इलाका है। तो ये डिजाइन बात करते हैं कि वेस्ट ऑफ अरावली हिंज रेंज। और नेक्स्ट है कंप्राइज किसके, क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन सा डेजर्ट में, दो तरह के डेजर्ट, तीन तरह के डेजर्ट है बेसिकली। एक तो है तीन तरह के डेजर्ट इसलिए बोला हूं कि एक तो राजस्थान का डेजर्ट, ठीक है, जो सैंडी डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा गुजरात का जिसको साल्टी डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, जो कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में। तो तीन टाइप के डेजर्ट इंडिया में पाए जाते हैं। हाँ, हालांकि आप इन दोनों को मिला के एक भी बोल सकते हो, ये हॉट डेजर्ट है और नीचे वाला कोल्ड डेजर्ट, तो दो कैटेगरी बना सकते हो। फिर हॉट डेजर्ट के अंदर दो कैटेगरी है, एक साल्टी डेजर्ट, एक सैंडी डेजर्ट। साल्टी डेजर्ट गुजरात में, सैंडी डेजर्ट राजस्थान के अंदर। तो आइए चौथा, सेमी एरिड। सेमी एरिड मैंने बताया था इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन है। तो आइए सेमी एरिड को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, कि लाइज बिटवीन डिजर्ट एंड द डेक्कन प्लेटू। मैंने बताया दोनों बीच में ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेगा, और अरावली हिल रेंज को इंक्लूड कर लेगा। मतलब क्योंकि आपने देखो, ध्यान करो, आपने अरावली हिल रेंज यहाँ हटा दी थी, डिजर्ट के अंदर माना नहीं था, तो किसी ना किसी में तो मानना पड़ेगा। तो किसी में मानते हैं उसको, उसको फिर हम मानते हैं सेमी एरिड के अंदर अरावली हिल रेंज को। तो पांचवी बात है, फिफ्थ पे, वेस्टर्न घाट्स। तो देख लिया आपने कि वेस्टर्न घाट तो वही हमारा केरला गोवा वाला इलाका है। छोटी मोटी बनाने जाएंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, बढ़िया बीचेस भी है, मौसम भी ठीक ठाक है, और वो नारियल पानी भी बढ़िया अच्छे खासा मिल जाता है, आप देखा ही होगा यहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में क्या है, रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वाला पूरा, ये पूरा इलाका है, फ्रॉम साउथ टिप ऑफ द गुजरात से लेके कन्याकुमारी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से लेके कहां तक, तो गुजरात की साउदर्न टिप से लेके कन्याकुमारी तक है ये। यहां से देखेंगे, ये गुजरात की साउदर्न टिप से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है कन्याकुमारी तक, पूरा फॉरेस्ट इलाका है काफी हद तक। ये सिक्स पे बात करते हैं, छठा, छठा तो डेक्कन है, ये इसमें कोई नहीं, तो डेक्कन पेनिनसुला है, लेकिन इसकी खासियत इसके तीन साइड के अंदर आपको हिल रेंज मिलेगी। जो लास्ट थर्ड वाला जो सिक्स वन है, ये ट्रायंगुलर इलाका है, डेक्कन प्लाटू, इस साइड में तो वेस्टर्न घाट है, इस साइड में ईस्टर्न घाट है, और ऊपर है सतपुरा माउंटेन हिल जो नॉर्थ में पाई जाती है। तो ये मोटा मोटा इस साइड में आप देखोगे तो ये तो वेस्टर्न घाट से यहाँ हिल रेंज है, इस साइड में आओगे तो ईस्टर्न घाट्स की हिल रेंज है, और इस साइड में आओगे तो ये आ जाएंगे सतपुरा हिल्स। तो मोटा मोटा एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, और इस ट्राइंगल में तीन साइड में हिल है, ऊपर सतपुरा, इस साइड में वेस्टर्न घाट, इस साइड में ईस्टर्न घाट। सेवेंथ वन गंगाटिक प्लेन। तो गंगाटिक प्लेन तो ये एलुवल प्लेन है, गंगा की वजह से जो होता है, इस इलाके के अंदर हमारे सुंदरबन भी पाए जाते हैं। तो सेवेंथ वन है गंगाटिक प्लेन, जो कहाँ से स्टार्ट है, पूरा ये साउथर्न हिमालय और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ये वाला इलाका पूरा साउथर्न हिमालय और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। और एनुअल रेनफॉल जो है 600 mm के बीच में है। सुंदरवन जो है इसी के अंदर लोकेटेड है। कोस्ट के अंदर बात करेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड आर इंक्लूड, लक्षद्वीप को मैंने बोला ना कि कोस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया था, कई जगह आइलैंड के अंदर भी इंक्लूड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एरिया ऑफ दिस आइलैंड इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आओगे तो वही प्लेन और नॉन हिमालयन रीजन है, मतलब हिमालय वाले इलाके को छोड़ के जो बच जाता है वो इधर देख लो आप। ध्यान से दोबारा बताया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूज मत होना, ये इलाका नॉर्थ ईस्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ हिमालयन रेंज उतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, बट जो जहाँ हिमालयन रेंज स्टार्ट हो जाती है उसको फिर हम हिमालय में काउंट करते हैं। तो हिमालयन रेंज नहीं होती नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। नाइन्थ वन, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो दीज आर प्लेन्स, ये नॉर्मली प्लेन्स होते हैं, एंड नॉन हिमालयन रीजन। लास्ट वन आइलैंड, तो अंडमान निकोबार, नॉर्मली अंडमान निकोबार का ही आइलैंड में काउंट किया जाता है, और लक्षद्वीप को तो हम उसके अंदर कोस्ट के अंदर काउंट कर लेते हैं। बट मैंने बोला लक्षद्वीप के बारे में कंफ्यूज मत होना कि वो नेगलिजिबल इलाका होता है उसका। तो अंडमान निकोबार आइलैंड ऑलमोस्ट 300 बिग्स एंड स्मॉल आइलैंड है, लेकिन 300 का आइलैंड है अंडमान निकोबार में, लेकिन केवल 5 ऐसे जहां पे लोग रहते हैं। तो ये टोटल हमने पढ़ लिया हमारे डिफरेंट बायो जियोग्राफी रीजन, और मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द ग्रासलैंड। फिर भी आप दोनों को अलग अलग तरीके से, ग्रासलैंड तो बहुत आसान था ना, ग्रासलैंड कितना था सर, ये वाला इलाका 1, ये पूरा इलाका 2, बीच में एक ट्रांजिशन 3, ये गंगा वाला 4, ऊपर आओगे बर्फीला वाला 5, और इधर आओगे तो नॉर्थ ईस्ट 6, बस हो गया। लो मिक्सर बना था इधर नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरह से आप वहां पे ग्रासलैंड बना लेंगे, और ये टोटल मिला के 10 है। तो ये भी आप आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये भी आराम से हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इस पूरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, वो है बायो जियोग्राफी रीजन। अब ये क्या होता है देखो, इसका मैं आपको चीज समझाता हूँ। इसका मतलब है सिमिलर बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखिए इसके लिए हम नोटेबिलिटी में चलते हैं, ये नोट देखते हैं।
एक सेकेंड, देखो ये है मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। ये हमने पढ़ा नहीं अभी चैप्टर, क्योंकि पढ़ने बाकी है। ये हो सकता है कि जुलाई में या अगस्त के टाइम पे हम लोग पढ़े ज्योग्राफी, तब हम इसको कवर करेंगे पूरा। अभी तो फिलहाल मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटी, और फिर बाद में ये होगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस में क्या था कि सबसे पहले भैया एक पूरा जो अर्थ का जो लैंड मास है वो एक ही चीज था, उसको बोलते थे पेनगिया। ये पेनगिया दो पार्टों में टूटा, एक हुआ लुरेशिया, एक हुआ गोंडवाना। इनके भी डिफरेंट पार्ट हुए, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये सब बनने लगे। एंड फाइनली जब ये मतलब ड्रिफ्ट होते गए, ड्रिफ्ट होते होते आज का जो है ये, और हो सकता है कुछ टाइम बाद इसमें भी टुकड़े हो जाए बहुत सारे। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है वो प्लेट्स की, क्योंकि डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग प्लेट्स, और वो जो प्लेट्स वाले इलाके होते हैं वहाँ फ्रिक्शन होता है, और उन फ्रिक्शन की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं। बट ये सब हम पढ़ेंगे अलग से, अभी यहाँ इनके बारे में इतना ज्यादा मैं ज्योग्राफी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़े, हम इन्वायरमेंट पढ़े, इन्वायरमेंट के हिसाब से उतना ही रखते हैं इसको। तो दे आर द रीजन वे विच शेयर सिमिलर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो समझ सकते हैं जिनका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक जैसा रहा होगा, उनको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी रील। अब ये कितने टाइप के हैं? अल्फ्रेड रसेल वेलेक, इन भाई साहब ने अपनी किताब लिखी थी, जिसका किताब का जो टाइटल था वो था द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन 1876। उसके अंदर इन्होंने 6 रीजन, एनिमल के हिसाब से 6 रीजन बताए थे। लेकिन ओवर द टाइम और भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने 2 रीजन और सजेस्ट करे, ओशियाना और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को उन्होंने काउंट नहीं किया था, तो छोड़ दिया था। ओशियाना का मतलब है पोलिनेशिया, फिजी और माइक्रोनेशिया, ये बेसिकली वो आइलैंड वाले जो इलाके हैं वो। तो इन इलाकों को भी काउंट किया गया। मैं आपको ओशियाना और अंटार्कटिका दिखाता हूँ, बाकी तो हम बाद में बात करते हैं। देखो ये जो है ना ओशन वाला, ये देखो, ये दिख रहा है, ये पूरा ये है ओशियाना। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने हिसाब से सही करा, अल्फ्रेड रसेल वेलेक ने। इन्होंने पूरे इंडिया को, मतलब पूरे वर्ल्ड को ढंग से डिफाइन करा। लेकिन इनके हिसाब से 2 चीज, एक तो ओशन, क्योंकि ओशन में इनको लगता था किसी तरह के एनिमल, मतलब जो नॉर्मल जो लैंड पे एनिमल मिलते हैं, लैंड पे जिस तरह फॉरेस्ट वो तो होते नहीं है, तो इन्होंने हटा दिया। और दूसरा कैसी चीज थी, अंटार्कटिका इन्होंने हटा दिया। बट ओवर द टाइम जब डेवोल्यूशन हुआ, जब लोगों ने डिफरेंट आइलैंड को खोजा, इनको जब पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे भी चीजें मिलती है, तो 2 चीजें और हमारे सामने आ गई, एक तो ओशियाना और एक अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा ओशियाना और अंटार्कटिका एडिशन है, बाद में हुए। तो टोटल कितने आप जरा देख लेते हैं। एक है पालार्टिक, एक नियरार्टिक, एक नियो ट्रॉपिकल, एक है यूटोपियन, एक है ओरेंटिया जिसको हम बोलते हैं इंडोमाला। ठीक है, ओरेंटिया इंडोमाला दोनों एक ही नाम है। और एक ऑस्ट्रेलियन। जरा बात करते हैं पालार्टिक कहां पर है, यूरोप एंड एशिया। आइए जरा, ये देखिए फर्स्ट वन कहा गया, ये वाला, ये है पालार्टिक, ये वाला पूरा, ये इसमें यूरोप भी काउंट हो रहा है और एशिया भी काउंट हो रहा है। सेकंड वन क्या है, नियर आर्टिक। नियार्टिक कहाँ, नॉर्थ अमेरिका वाला, ये देखिए ये वाला जो पूरा है जोन है, ये है नियार्टिक, नॉर्थ अमेरिका। तीसरा वाला क्या है, न्यू ट्रॉपिकल, इसके अंदर मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका होते हैं। थर्ड नंबर पे ये देखो पूरा नीचे वाला, ये मैक्सिको है, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका है, ये पूरा ये वाला थर्ड वाला। फोर्थ वन है यूथोपियन, इसके अंदर अफ्रीका अकाउंट होता है पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला फोर्थ वाला, ये अफ्रीका। एक तरह से मान लो कि ऑलमोस्ट 70% अफ्रीका आ गया, तो इसको यूथोपियन भी बोलते हैं, कई जगह एफ्रोट्रोपिक भी लिखा जाओ मिलेगा आपको, तो उसका मतलब एक ही है। देयर आफ्टर ओरिएंटिया, ओरिएंटिया जो इंडिया वाला जो है, इंडो मलेशिया इंडोनेशिया वाला ये देखो, ये है ये वाला, जिसका आप देखेंगे इंडिया, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारा पूरा जो इलाका वो आ रहा है, तो ये ओरिएंटिया, इंडो मलेशिया। एंड लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का तो पता ही है, ऑस्ट्रेलिया और उसके अंदर न्यू गिनी अकाउंट होता है, ये वाला पूरा। इसके अंदर न्यूजीलैंड भी ध्यान रखिएगा, ये वाला। तो ये होगा 7, बाकी हमने पढ़ी रखे, बाकी 2 तो इस तरह से डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हिस्ट्री एक जैसी है, जो एक तरह से पैदा हुआ है, और इनके बीच में डिफरेंट प्लेट लाई करती है, और उन प्लेट्स में फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। यही रीजन है कि नेपाल इतना ज्यादा ससेप्टेबल है अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि वो आप अकॉर्डिंग टू बायोजियोग्राफिकल पालार्टिक और इंडोमलिया दोनों प्लेट्स के बीच में लाई करता है, तो वहां फ्रिक्शन जब भी होता है तो नेपाल के अंदर अर्थक्वेक बहुत डेंजरस कैटेगरी का आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बायोजियोग्राफी मैंने आपको बता दी, थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा। और इसी के साथ एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अगले क्लास के अंदर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करूंगा। इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन में करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, तो जो हमारे स्टैटिक बेस्ड थे वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन और आप देख लेना, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, तो वो हर साल चेंज होते रहते हैं, तो इनका अब कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब कोई इतना कुछ खास लॉजिक नहीं, उस समय इनका जरूर लॉजिक रहा होगा। तो अभी हम करंट अफेयर बेस्ड है, तो करंट अफेयर डेफिनेटली एक बार एनवायरमेंट स्टैटिक खत्म कर देते हैं, तो पूरे 2020 और 2021 तक जब तक मेरी क्लास हो जाएगी, जितना भी करंट अफेयर होगा वो खत्म लगाऊंगा मैं इसके साथ में, वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही एनवायरमेंट को खत्म करूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अभी हम करेंगे, हाँ, बट एक बार हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं, फिर पूरे 2000 जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक का पूरा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट का। तो
ठीक है, कल बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में।